On 18th January 2025, 50-year-old कुप्पल्ला सुब्बम्मा हैदराबाद के मीरपीत पुलिस स्टेशन पहुंची। वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी क्योंकि उनकी बेटी वेंकटा माधवी 2 दिन से उनके फोन को आंसर नहीं कर रही थी। अपेरेंटली 16 जनवरी की सुबह उनकी बेटी और उसके हस्बैंड के बीच एक काफी बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसके बाद माधवी घर छोड़कर चली गई थी और उस दिन से उसका कोई भी अता पता नहीं था। पुलिस स्टेशन में कुप्पल्ला के साथ उनका सन इन लॉ गुरुमूर्ति भी मौजूद था एंड ही लुक्ड इक्वली कंसर्न्ड अबाउट हिज वाइफ। पर कुप्पल्ला जी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उनकी बेटी के गायब होने का रीजन उनके बगल में ही खड़ा है। बिहाइंड हिज वरिड फेस वो एक ऐसा ग्रूसम एक्ट छुपा रहा था जिसे एक नॉर्मल इंसान करने की कभी सोच भी नहीं सकता है। द बिगेस्ट ट्विस्ट इन दिस केस वाज नॉट व्हाट ही डिड बट हाउ ही ट्राइड टू हाइड इट। He's a former army personnel, we are told, and has the wife for wanting to go back to her house. Horrifying details have emerged from the alleged gruesome murder of a 35-year-old woman at the hands of her husband in Telangana's Hyderabad. We are told the name of this individual is Gurumurthy. इन सारे इवेंट्स की शुरुआत कुछ ही दिनों पहले संक्रांति फेस्टिवल के दिन हुई थी। 14 जनवरी 2025 को 39-year-old गुरुमूर्ति अपनी 35-year-old वाइफ माधवी और अपने 2 छोटे बच्चों के साथ अपनी बहन के घर गया था। नाउ गुरुमूर्ति की फैमिली हैदराबाद के जिलेलागुड़ा में रहते थे और उसकी बहन का घर वहां से सिर्फ 2-3 किलोमीटर दूर था, सो उनका वहां आना जाना लगा रहता था। अपने बच्चों को वहीं छोड़कर गुरुमूर्ति और माधवी वापस घर आ चुके थे। यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अगले दिन से चीजें अजीब होना शुरू हो गई थी। ऑन 15 जनवरी गुरुमूर्ति माधवी अपनी बीवी को लेकर दोबारा अपनी बहन के घर गया। उसके दोनों बच्चे अभी भी वहीं पर थे, पर वो उन्हें लेने नहीं गया था। इंस्टेड उसने पूरा दिन फिर से वहीं बिताया और दोबारा अपने बच्चों को वहीं अपनी बहन के घर में छोड़कर रात के 10:41 PM पर वो अपनी वाइफ के साथ घर वापस आ गया था। उस वक्त ये समझ पाना मुश्किल था कि उसने फिर से 14 जनवरी एक दिन पहले का ही रूटीन दोबारा क्यों फॉलो करा, या फिर उसने वही सेम डे दोबारा से रिपीट क्यों करा। एंड उस रात भी उसकी बीवी माधवी बिना कोई सवाल पूछे घर में सो गई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि अगले दिन उसके साथ क्या होने वाला है। 16 जनवरी को सुबह 8 बजे जब गुरुमूर्ति सोकर उठा, तब माधवी ने उससे अपनी माँ के घर जाने के लिए परमिशन मांगी। जस्ट यू नो, माधवी और गुरुमूर्ति के रिश्ते को ऑलमोस्ट 13 साल हो चुके थे। तो यू माइट बी थिंकिंग दिस थिंग कि आखिर माधवी उससे इतनी छोटी चीज के लिए परमिशन क्यों मांग रही थी। बट उन दोनों के बीच में हमेशा चीजें ऐसी ही थी क्योंकि गुरुमूर्ति एक बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट हस्बैंड था। माधवी की लाइफ का हर एक छोटा बड़ा फैसला गुरुमूर्ति के थ्रू होकर ही जाता था। इट वाज अ टोटल पेट्रियार्की, जिसकी वजह से माधवी को अपने घर जाने के लिए भी गुरुमूर्ति से इजाजत लेनी पड़ती थी। शी वाज डिपेंडेंट ऑन हिम फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस व्हिच इंक्लूडेड इमोशनल सपोर्ट आल्सो एंड मनी वाइज आल्सो। सो कहीं ना कहीं इसी वजह से वो इन चीजों के लिए गुरुमूर्ति की बातें मान जाती थी। एंड अगेन बिकॉज शी वाज फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन हिम, तो अगर उसके पास पैसा होता तो शायद से ये कुछ चीजें नहीं होती वहां पर। एंड अगर तुम लोग भी चाहते हो कि तुम्हारे साथ ये चीजें ना हो और यू कैन जस्ट प्रिवेंट ऑल ऑफ दिस मनी थिंग, तो मैंने पिंड कमेंट में एक स्ट्रेटजी दे रखी है जिससे तुम लोग पैसे कमा सकते हो। पूरी की पूरी डिटेल तुम्हें पिंड कमेंट में मिल जाएगी, सो गो चेक द थिंग आउट। पर माधवी की ये बात सुनते ही मानो गुरुमूर्ति का एकदम से मूड खराब हो गया था और इस चीज के लिए गुरुमूर्ति ने उसे सीधा मना कर दिया था, जिसे ऑब्वियसली सुनने के बाद वो काफी ज्यादा अपसेट और फ्रस्ट्रेट भी हो गई थी। इसीलिए इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो गई और बहुत ही ज्यादा जल्द ये बहस एक झगड़े में बदल गया। माधवी ठान चुकी थी कि वो इस बार गुरुमूर्ति के नॉनसेंस को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेगी, बट ऑन द अदर हैंड गुरुमूर्ति का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, जिसके कारण अब उसने माधवी पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था। पर सैडली ये चीज माधवी के लिए बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि इससे पहले भी गुरुमूर्ति उसे मारता पीटता था, लेकिन फिर भी माधवी को ये चीज पता नहीं थी कि उसका पति उसके लिए कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इस बार गुरुमूर्ति उसे सिर्फ पीट नहीं रहा था, वो एक्टिवली उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा था। माधवी और उसके बीच का साइज डिफरेंस भी इतना ज्यादा था कि माधवी खुद को इस असॉल्ट से डिफेंड तक नहीं कर पा रही थी। गुरुमूर्ति अब तक उसे इतना ज्यादा पीट चुका था कि माधवी बेहोश हो गई, लेकिन उसे बेहोश होता देख के भी गुरुमूर्ति नहीं रुका और उसके गले को वो जोर जोर से दबाता रहा जब तक उसकी नहीं हो गई। 13 साल की शादी और उनके बीच हुए काउंटलेस झगड़े, इट लेड टू दिस थिंग जहां पे फाइनली माधवी अब अपने हस्बैंड के टॉर्चर से फ्री हो गई थी बाय गिविंग हर ओन लाइफ अवे। नाउ ये सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, उनके बीच में एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई और हीट ऑफ द मोमेंट में गुरुमूर्ति ने अपनी बीवी को
दिया। बट बिफोर यू गाइस थिंक एंड बिलीव दिस थिंग, यू शुड नो कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड था। गुरुमूर्ति का अपने सिस्टर के घर 2 दिन लगातार जाना, वहां अपने बच्चों को छोड़कर माधवी के साथ वापस लौटना, यहाँ तक कि माधवी से झगड़ा शुरू करना भी उसके प्लान का ही पार्ट था। गुरुमूर्ति नेवर लव्ड हिज वाइफ और इतने सालों तक उसके लिए नफरत रखने के बाद उसने फाइनली माधवी को अपनी लाइफ से हटाने का फैसला ले लिया था। लेकिन जिस ग्रूसम एक्ट की बात मैं शुरुआत में कर रहा था वो के बाद शुरू हुआ था, क्योंकि गुरुमूर्ति पुलिस को सरेंडर करने या फिर पकड़े जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था और अपना क्राइम कवर अप करने के लिए उसने जो कुछ भी किया वो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है। माधवी को मारने के बाद वो सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक वो माधवी के साथ अपने बाथरूम में बंद था और फिर एक नाइफ की मदद से उसने माधवी की को छोटे छोटे हिस्सों में था। सबसे पहले उसने के आर्म्स और लेग्स अलग अलग किए और उनके टुकड़े करके एक वाटर बकेट में डाला। उसने एक इमर्जन रॉड की हेल्प से उसने उन पार्ट्स को बॉईल किया ताकि वो फ्लैश और बोन्स को सेपरेट कर पाए। बोन्स को अलग करने के बाद उसने एक स्टोन रोलर की हेल्प से उनका पाउडर बनाया और फ्लैश के टुकड़ों के साथ उसने इन्हें टॉयलेट में मल्टीपल टाइम्स फ्लश कर दिया था। कुछ तो उसने स्टोव पे जलाने की भी कोशिश की थी एंड टू प्रिवेंट फाउल स्मेल उसने घर के सारे खिड़कियों और दरवाजे खुले छोड़ दिए थे। इतना सब कुछ करने के बाद भी जो पार्ट्स रह गए थे उन्हें उसने एक ट्रैश बैग में डाल दिया था और फिर उसने डिटर्जेंट और फिनाइल की हेल्प से पूरे घर को मल्टीपल टाइम साफ करा ताकि यहाँ पे का एक भी ट्रेस ना रहे। ये सब कुछ करने में उसे 8 घंटे लग गए थे, लेकिन अब गुरुमूर्ति पूरा श्योर था कि किसी को भी माधवी का कोई भी ट्रेस नहीं मिलेगा उसके घर में। यहाँ पे मैं एक और बात कंफर्म करना चाहता हूँ कि इसमें रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि उसने अपनी बीवी की बॉडी को एक प्रेशर कुकर में बॉईल करा था, विच इज नॉट करेक्ट। जो भी चीजें मैंने अभी पहले स्टेट करी थी दोज आर एक्चुअल फैक्ट्स, पर होता है ना कि मीडिया में काफी ज्यादा सेंसेशन बनाने के लिए प्रेशर कुकर वर्ड का यूज करा जाता है, तो वो हुआ था यहाँ पर। एनीवेज मूविंग ऑन। अपनी वाइफ की के एग्जिस्टेंस मिटाने के बाद गुरुमूर्ति ने शावर लिया और अपने एक फ्रेंड के साथ वो मूवी देखने चला गया, एक्टिंग एज इफ वहां पर कुछ हुआ ही ना हो। देयर वाज नॉट अ सिंगल हिंट ऑफ गिल्ट ऑन हिज फेस और वो पूरे टाइम ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे माधवी उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। गुरुमूर्ति का ये बिहेवियर मुझे ये चीज सोचने में मजबूर करता है कि 13 साल की शादी के बाद, 11 से 13 साल की शादी के बाद, क्या उसके दिल में उसकी बीवी ने इतनी सी भी जगह नहीं बनाई कि उसे बुरा लगे थोड़ा सा भी? हाउ डिड ही and dismember the mother of his children and not feel anything? How did he become a monster? लेकिन इन सारे के सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा एंड हमें इस बारे में बात करनी पड़ेगी कि आखिर गुरुमूर्ति के अंदर इतनी नफरत कहां से आई। हैदराबाद शिफ्ट होने से पहले गुरुमूर्ति माधवी के साथ अपने गांव में रहा करता था। वो आर्मी में नेक सूबेदार के पोस्ट पे सर्व करता था। सो ही वाज नॉट अ टिपिकल मैन। उसकी मेंटालिटी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी और अपनी ड्यूटी के कारण वो ज्यादातर समय घर से बाहर ही बिताया करता था, जिसके कारण उसके और माधवी के बीच एक इमोशनल अटैचमेंट की कमी रह गई थी। कहने को तो इन दोनों की शादी को काफी ज्यादा टाइम हो गया था, लेकिन इतने सारे सालों के बाद भी इन दोनों के बीच में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई थी, जिसके कारण इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली झगड़े हुआ करते थे। इनफैक्ट गुरुमूर्ति के खिलाफ पास में डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी हरासमेंट जैसे सीरियस कंप्लेंट्स भी हुए थे। सो उसका माइंडसेट सिर्फ रिजिड नहीं था बल्कि काफी ज्यादा क्रूल और अब्यूजिव भी था माधवी के अगेंस्ट। बट सिंस ये लोग गांव में रहते थे तो इस बात को एस्केलेट करने से पहले, पुलिस में ले जाने से पहले ही बड़े बुजुर्गों ने उन लोगों से बात की और उन दोनों के बीच में समझौता करवा दिया था उन लोगों ने। बट दिस वाज जस्ट अ कवर अप और उन दोनों के बीच की प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं हुई। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी माधवी के पास ये शादी निभाने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। एक गांव में रहकर वो डिवोर्स तो बहुत ज्यादा दूर की बात है, वो अपनी मर्जी से अपने घर भी नहीं जा सकती थी। एंड उसके और गुरुमूर्ति के बीच में एग्जैक्टली किन चीजों को लेकर डिसएग्रीमेंट या फिर टेंशन बनी रहती थी ये चीज तो क्लियर नहीं है, पर उनके आर्गुमेंट्स हमेशा दहेज और माधवी के फैमिली के अराउंड ही रिवॉल्व करा करते थे। अपेरेंटली गुरुमूर्ति को माधवी के परिवार वाले कुछ खास पसंद नहीं थे, जिसके कारण वो उसे कई बार अपने घर वापस जाने से भी मना किया करता था। इसके पीछे का रीजन शायद ये हो सकता है कि दहेज को लेकर गुरुमूर्ति और माधवी की फैमिली के बीच कुछ डिसएग्रीमेंट हुए हो, बट दैट्स जस्ट मी स्पेकुलेटिंग हियर, दिस इज नॉट अ फैक्ट। सो अगेन ऐसी कंडीशन होने के बावजूद भी माधवी के पास गुरुमूर्ति के साथ रहने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि शी इवन हैड किड्स विद हिम। लेकिन कुछ समय बाद माधवी की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया था एंड बच्चे पैदा होने के बाद और कुछ समय बीतने के बाद जब ये बड़ा चेंज आया तो उसे लगा कि शायद
से अब मेरी ये शादीशुदा जिंदगी अच्छी हो सकती है, क्योंकि पूरे 17 साल आर्मी में सर्व करने के बाद गुरुमूर्ति फाइनली रिटायर हो चुका था और अब अपनी लाइफ के एक नए फेज की शुरुआत करने के लिए वो माधवी और अपने बच्चों के साथ हैदराबाद के जिलेलागुड़ा शिफ्ट हो गया था, जहां वो न्यू वेंकटेश्वर कॉलोनी में रहने लगा था। दिस कॉलोनी वाज अ ह्यूज अपग्रेड फ्रॉम देयर प्रीवियस हाउस और अब ये लोग एक प्रॉपर शहर वाले एनवायरनमेंट में शिफ्ट हो गए थे। एक छोटी फैमिली के लिए सारी बेसिक फैसिलिटीज थी उस कॉलोनी में, चाहे वो रिलैक्स करने के लिए पार्क हो या लोगों की सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरास, वहां सब कुछ दिया गया था उन्हें। दिस वाज अ न्यू बिगिनिंग फॉर गुरुमूर्ति और अब वो अपनी वाइफ और अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम दे सकता था। उनके बीच रहे सालों पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और प्रॉब्लम्स को वो फाइनली फिक्स कर सकता था, पर अब शायद काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि इतने सालों का गुस्सा एक पल में गायब होना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा करने के लिए दोनों साइड से बाय द वे काफी ज्यादा एफर्ट्स और काफी ज्यादा टाइम चाहिए होता है, पर शायद से इनकी फैमिली में गुरुमूर्ति को ही ये सब कुछ करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अब DRDO में एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था और माधवी के साथ उसका रिश्ता वापस स्क्वायर वन पे आ गया था। वो अभी भी माधवी से झगड़ा करता था, वो अभी भी माधवी को बुरा भला बोलता था, वो अभी भी माधवी पर हाथ उठाता था। एंड इट मेक्स मी फील वन मोर थिंग कि उनके बच्चों को आखिर कैसा लगता होगा, क्योंकि अब तो दोनों घर वाले दोनों माँ बाप घर में ही लड़ाई कर रहे थे उन दोनों के सामने। सो दे मस्ट बी फिल्ड विद ट्रॉमा एट दिस पॉइंट। तो घर वापस आने के बाद जब माधवी को एक क्लियर रे ऑफ होप थी कि अब मेरा पति वापस आ गया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब भी इन दोनों की लाइफ में कुछ ठीक नहीं हुआ। Now back to गुरुमूर्ति after he killed his wife। उसने माधवी के बचे हुए रिमेन्स को एक ट्रैश बैग में डालकर पास के ही चंदन लेक में डिस्पोज कर दिया था और ये सब कुछ करने के बाद वो अपने दोस्त के साथ संक्रांतिनी वस्तुनम नाम की एक मूवी देखने गया, एक्टिंग एज इफ कुछ हुआ ही ना हो। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ हिज फसाड और हिज एक्ट, जिसकी मदद से वो माधवी के परिवार वालों को और पुलिस को मिसलीड करने वाला था। जब उसके बच्चे घर वापस लौटे तब गुरुमूर्ति ने उन्हें बताया कि उनकी मदर कहीं बाहर गई है। देन जब माधवी की मदर के मल्टीपल टाइम्स कॉल करने पर भी माधवी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तब उन्होंने गुरुमूर्ति को कॉल किया और तब उसने उन्हें बताया कि 16 जनवरी को माधवी और उसके बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वो घर छोड़कर चली गई थी। He said कि उसे लगा था कि वो अपने मायके गई होगी and then he also started to act all concerned and worried about माधवी। He said वो अगले दिन काम पर चला गया था एक्सपेक्टिंग कि उसके वापस लौटने तक माधवी वापस आ जाएगी, बट वो नहीं आई और फिर उसने माधवी को फोन भी करा था बट शी डिड नॉट पिक अप। एंड यू वोंट बिलीव दिस थिंग कि शुरुआत में ये फेक एक्ट करके और ये फेक स्टोरी बताकर उसने ना सिर्फ माधवी के पेरेंट्स को बल्कि पुलिस वालों को भी फूल कर दिया था। 18 जनवरी को वो अपनी मदर इन लॉ को पाला सुब्बम्मा के साथ ही पुलिस स्टेशन गया था एंड उसकी कहानी इतनी ज्यादा कन्विंसिंग थी या फिर इतनी ज्यादा कन्विंसिंग वे में बताया उसने पुलिस वालों को कि इस केस को उन्होंने एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट में ही किया था। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना ज्यादा झूठ बोलने के बाद भी गुरुमूर्ति ने सिर्फ एक चीज ओवरलुक कर दी थी और यही चीज उसके पकड़े जाने का कारण भी बनने वाली थी। इफ यू गाइस रिमेंबर, मैंने तुम्हें बताया था कि इनकी जो नई कॉलोनी थी वहां पे सारी की सारी एमिनिटीज थी, वहां पे पार्क था, वहां पे हर एक चीज थी और वहां पे सीसीटीवी कैमरास भी थे और उन कैमरास में गुरुमूर्ति का घर और उसकी एंट्रेंस साफ साफ नजर आ रहे थे। दिस मेंट कि माधवी को अकेले घर लाने से उसे डिस्पोज करने तक सारे मूवमेंट्स उसके कैप्चर हुए थे। जब पुलिस ने माधवी को ढूंढना शुरू किया तो देयर फर्स्ट एंड मोस्ट ऑब्वियस अप्रोच वाज टू चेक सीसीटीवी फुटेज और उन्हें देखने के बाद उन्होंने नोटिस करा कि 15 जनवरी की रात माधवी गुरुमूर्ति के साथ घर के अंदर गई थी, लेकिन उसके बाद वो कभी भी बाहर नहीं निकली थी। इट वाज जस्ट गुरुमूर्ति जो बार बार घर से बाहर निकल रहा था और वापस अंदर भी वो अकेला ही जा रहा था। एंड ये सब कुछ देखकर पुलिस को तुरंत गुरुमूर्ति पर शक होने लग गया था और उसकी स्टोरी पर भी शक होने लगा था। इसलिए 28 जनवरी को पुलिस ने गुरुमूर्ति को डिटेन कर लिया ताकि वो उससे पूछताछ कर सके। एंड इट वाज ड्यूरिंग दिस इंटेरोगेशन जब उससे समझ आ गया था कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है। नाउ शुरुआत में उसने पुलिस को मिसलीड करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो वो फाइनली ब्रेक हो गया था। उसने पुलिस के सामने सब कुछ कन्फेस कर दिया था एंड ही इवन टोल्ड पुलिस कि उसने माधवी को कहां पर डिस्पोज करा था, जिसके बाद ऑन 28 जनवरी पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था। एंड अब इस केस को एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट से बढ़ाकर एक इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया गया था। अपने इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को यह पता चला कि
करने के बाद गुरुमूर्ति ने 8 कॉल्स करे थे, जिसमें से एक उसकी सिस्टर को भी था। गुरुमूर्ति ने पुलिस वालों को यह भी बताया कि माधवी और उसके झगड़े के बीच में माधवी ने अपना मंगलसूत्र निकाल के उसके मुंह पर फेंका था, जिसके बाद उसने उसे दीवार पर पुश करके धक्का मार के बेहोश कर दिया था और फिर उसका गला दबाकर उसने जान ले ली थी उसकी। दिस वाज हिम इम्प्लाइंग दिस थिंग कि माधवी ने उसे प्रोवोक करा था, माधवी ने झगड़ा स्टार्ट करा था। बट पुलिस वाज नॉट बाइंग दिस थिंग कि माधवी ने ये झगड़ा स्टार्ट करा होगा, बिकॉज लाइक आई सेड उसने पूरा का पूरा मर्डर पहले से ही सेट करके रखा हुआ था। गुरुमूर्ति के अरेस्ट होने के बाद पुलिस ने और फॉरेंसिक टीम ने उसके घर पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें उन्होंने ब्लू स्टार टेक्नोलॉजी का भी यूज करा था, सो दैट साफ सफाई के बाद भी उन्हें स्टेन्स दिखाई दे। उस घर में उन्हें के अलावा वाटर बकेट में माधवी के बाल के स्ट्रैंड्स भी मिले थे और उसके स्किन टिश्यूज भी बाथरूम से रिकवर किए गए थे। उन्होंने घर से माधवी के कपड़े, 2 मोबाइल फोन्स, नाइफ, गैस स्टोव्स, स्टोन रोलर, इमर्जन रॉड और फिनाइल और एसिड के बॉटल्स भी रिकवर किए थे, जो कि इस केस का क्रूशियल एविडेंसेस थे। पुलिस ने माधवी के रिमेन्स, जिसे गुरुमूर्ति ने चंदन लेक में फेंका था, उसे भी रिकवर करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें वो कभी भी नहीं मिले। पुलिस डिड अ वेरी गुड जॉब ऑन दिस केस एंड उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव चार्जशीट भी फाइल की थी इस केस में, जिसकी मदद से ये केस फास्ट ट्रैक हो सकता था और गुरुमूर्ति को जल्द से जल्द कोर्ट में सजा मिल सकती थी। इस चार्जशीट में वो सारे के सारे एविडेंसेस हैं जो पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिले थे, और इसमें वो डीएनए रिपोर्ट्स भी हैं जो कंफर्म करती है कि उनके घर में स्टेन्स, हेयर एंड टिश्यू मिले थे माधवी के। और गुरुमूर्ति के डिफेंस के आर्गुमेंट से साफ पता चलता है कि उसे अपने किए पर जरा सा भी पछतावा नहीं है। उनका कहना है कि गुरुमूर्ति के खिलाफ मिले एविडेंसेस सर्कमस्टेंशियल हैं और उसके उस कन्फेशन पर रिलाय करता है जो कि उसने पुलिस इंटरोगेशन के वक्त किया था। सो दे आर बेसिकली सेइंग कि एविडेंस ये प्रूव नहीं करते कि गुरुमूर्ति नहीं किया था, पर ये सिर्फ एक अटेम्प्ट है जिससे वो लीगल लूप होल का यूज करके बच पाए। पर पुलिस के पास पड़ा एविडेंस इज मोर देन इनफ टू प्रूव कि गुरुमूर्ति इज गिल्टी। एज ऑफ जून 2025 कोर्ट ने गुरुमूर्ति को 4th बार बेल डिनाई की है, एंड राइटफुली सो, क्योंकि वो अपने आर्मी के कनेक्शंस का गलत इस्तेमाल करके इजीली भाग सकता है और केस को मैनिपुलेट भी कर सकता है। सो ही इज इन कस्टडी अभी। इस केस का ट्रायल चल रहा है एंड माधवी की फैमिली अभी भी जस्टिस का वेट कर रही है। आई जस्ट होप कि गुरुमूर्ति को उसके किए की कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि माधवी की फैमिली अपनी लाइफ्स के साथ मूव ऑन कर पाए। इस केस की ऑब्वियसली माधवी विक्टिम है, पर उसके दोनों बच्चे भी इक्वली विक्टिम्स हैं गुरुमूर्ति के। दे वर जस्ट 7 and 10 years old एंड आई डोंट नो कि इतनी छोटी उम्र में वो कैसे इस पूरी सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। जिस उम्र में उन्हें अपने पेरेंट्स का प्यार और गाइडेंस मिलनी चाहिए थी, उसी उम्र में अब वो लोग अनाथ हो चुके हैं। अगर डिवोर्स को आज भी इंडियन सोसाइटी में एक ईविल की तरह ना देखकर एक नेसेसरी स्टेप की तरह देखा जाता तो न जाने कितनी फैमिलीज बच जाती। एंड यस, दे वर स्ट्रगलिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग, नॉट ओनली दिस थिंग, पर ये भी एक कंसिडर करने वाली बात है यहाँ पर। एंड अगेन, अगर तुम लोग भी इस चीज को अवॉइड करना चाहते हो एंड यू वांट टू अर्न समथिंग, तो जाके नीचे मैंने जो पिन कमेंट में वीडियो दी है जिसमें मैंने सब कुछ ढंग से अपने आप एक्सप्लेन करा है, उसे देखो। क्लिक द लिंक इन माय पिन कमेंट इफ यू वांट टू प्रिवेंट दिस स्ट्रगल और समथिंग लाइक दिस। एंड विद दैट, प्लीज बी क्लोज टू योर लव्ड वन गाइस। आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी, एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले केस पे। बाय बाय।